चलिए, अभी हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 3। हम क्या करते हैं कि जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसको ट्रिक से याद करते हैं, और जहाँ याद करने का होता है वहाँ याद करते हैं, लेकिन जहाँ ट्रिक बनता है वहाँ ट्रिक भी याद करते हैं। और वो ये ऐसा फिक्स प्रीपोजिशन है ये, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हम प्रीवियस ईयर फिक्स प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं, और कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन हैं जो आने वाले एग्जाम में उसके चांसेस ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो हम बढ़ते हैं आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ हु हैव 20। मतलब यहाँ कहने का इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉय 25 साल के हैं, हैव 25 ईयर्स सर्विस, मतलब जो पाँच 25 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं, पूरी करने वाले हैं, उन कर्मचारी को बोला है कि बिकम इंटाइटल्ड ऑफ पेंशन। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि हिंदी आपको पता हो ना पता हो, या फिर इसका मीनिंग आपको पता हो इंटाइटल करना, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि इसके साथ क्या आएगा ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि वैसे कर्मचारी जो 25 साल अपना काम कर चुके हैं वो ही पेंशन के हकदार हो जाते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ जो इंटाइटल लिखा हुआ है, इस इंटाइटल के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन होता है इंटाइटल टू। इंटाइटल टू, और इस इंटाइटल टू का मतलब होता है हकदार होना। क्या होता है? हकदार होना, ठीक है। तो यहाँ इस आंसर में क्या होगा? इंटाइटल टू, ठीक है। तो एम्प्लॉइज हु हैव 25 ईयर सर्विस बिकम, जिसका हो गया है इंटाइटल टू अ पेंशन, वो किसके हकदार हैं? पेंशन के हकदार हैं। वो इसलिए लगा है क्योंकि एम्प्लॉइज है यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है। दैट कोई वस्तु के लिए होता है ना। वो हैव 25 ईयर्स सर्विस। तो याद रखिएगा इंटाइटल टू। अभी ऐसे याद कैसे रखें कि अभी टाइटल मतलब क्या होता है? टाइटल मतलब नाम हो, जैसे ना बोलता है कि तुम अपने नाम के पीछे कौन सा टाइटल लगाते हो, तो बोलते हैं कि टाइटल कुछ भी हो, हम ये लगाते हैं, हम राठौर लगाते हैं, हम गुप्ता लगाते हैं, हम सूर्यवंशी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। तो ऐसे याद रखना है इसको कि इन टाइटल को तू लगा ले, इन टाइटल तू लगा ले, इन टाइटल को तू लगा ले, इन टाइटल को तू लगा ले, मतलब इन टाइटल टू। इन टाइटल को तू लगा ले, हटाओ, हम नहीं लगाएंगे, इन टाइटल को तू लगा ले, तो इन टाइटल टू। इसका मतलब तो अच्छा, तू इन टाइटल को तू लगा ले यानी इन टाइटल टू। क्यों भाई, हम क्यों लगा ले? तुम इसके लिए क्या हो? हकदार हो, तुम इसका हकदार हो, लगा ले आपने, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटाइटल टू के साथ हकदार 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। ये क्या है ना कि आपको ये टेंशन ना हो कि साला हिंदी भूल जाते हैं, या फिर ये थोड़ा आसान करेगा आपको, है ना। ये इसका सॉल्यूशन है, इसका हिंदी आसान करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज, फिर से व्यक्ति आगे तो हु है, दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लॉस द गेम। जो लोग दूसरी की मदद पर निर्भर होते हैं, दोज हु काउंट अदर्स हेल्प, जो लोग दूसरी की मदद पर होते हैं, जनरली लॉस द गेम, वो अधिकतर गेम को क्या करते हैं? हार जाया करते हैं, आमतौर पर वो खेल हार जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दोज हु काउंट। अब यहाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका हिंदी है क्या नहीं है, उससे क्या काउंट का मतलब हमको क्या मालूम। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स प्रीपोजिशन तो याद करना ही होगा, ठीक है। और हम जानते हैं काउंट के साथ एक प्रीपोजिशन होता है ऑन। काउंट के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑन। और काउंट ऑन का मतलब हो जाता है निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना। जैसे और भी होता है, केवल काउंट ऑन नहीं होता है। जैसे काउंट ऑन मतलब निर्भर होना, हिंज ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है। हिंज ऑन का मतलब निर्भर होना। डिपेंड ऑन भी अगर रहता तो सही होता, डिपेंड ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना। रिले ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना, रिले ऑन।
निर्भर होना। और क्या होता है? फॉल बैक ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, फॉल बैक ऑन। और क्या होता है? रेस्ट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, रेस्ट ऑन। है? ये सब का जो मतलब होता है वो मीनिंग होता है किसी चीज पर निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना। तो इतना के सारे के ऑन लगता है। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा यार? काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। ये 4-5 बार अगर हम बोलेंगे ना तो ये हमको याद रहेगा। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। सबका मतलब किसी चीज पर निर्भर रहना। तो बोल रहा है अगर दूसरे की मतलब दूसरे की अगर आशा ये रखते हो कि हम दूसरे की मदद से खेल जीते तो ये क्या है? असंभव है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। बाकी सबका मीनिंग तो लिख दिए, ये याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा ये है ना जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये तो इसलिए याद रखना पड़ेगा इसको। आगे बढ़े नेक्स्ट, आगे। यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। इन सभी का मतलब किसी चीज पर निर्भर होना होता है। जो लोग दूसरे की मदद पर निर्भर रहते हैं वो आमतौर पर खेल हार जाते हैं। नेक्स्ट, रवि इज मैरिड। यहाँ लिखा हुआ है रवि इज मैरिड अ कजन ऑफ माइन। कजन ऑफ माइन मतलब रवि की शादी मेरे एक कजन से हुआ है। जो भी बोली, चचेरी बहन, मौसी बेटी, जैसा भी हो, कजन मतलब, है ना? तो मेरे कजन से हुआ है। अच्छा, यहाँ अगर रहता ना कजन सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि एरर में दे देगा, है ना? कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, यूज, सॉरी। तो ये इस तरह से अगर दे दिया कजन सिस्टर तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कजन का मतलब भी हो जाता है पूरा पूरी, है ना? कजन का मतलब ही हो जाता है कि मेरी बहन, चचेरी बहन होगी या कोई भी होगी, है ना? ये तो कजन के साथ ना ही सिस्टर लगता है ना ही ब्रदर आता है। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो अच्छा, ये फूल पत्ती चेक करके देख रहे थे क्या है, नहीं छुए थे बड़े दिन से उसको। चलिए समझ गया। रवि इज मैरिड अ कजन ऑफ माइन मतलब रवि एक मेरा रिश्तेदार से शादी कर लिया है। मेरी चचेरी बहन होगी, कोई भी होगी, उससे वो क्या कर ले, शादी कर लिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है रवि इज मैरिड। और मैरिड अगर मैरिड हो रहा है कजन के साथ तो मैरिड जो है ना वो अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वो लेता है टू। क्या लेता है? टू। मैरिड टू क्या होगा? मैरिड टू। ठीक है, मैरिड टू से शादी होना। मैरिड टू का मतलब होता है से शादी होना। मैरिड टू का मतलब क्या होता है? से शादी होना। रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन, मेरे कजन से उसका क्या हुआ? शादी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैरिड टू, मैरिड टू, मैरिड टू, मैरिड टू। टू मैरिड है यार, मैरिड टू, ये उसका सॉल्यूशन मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई पार्टेड माय मदर देयर वर टीयर्स इन माय आईज। मतलब बोल रहा है कि जब मैं अपनी माँ से, पार्टेड मतलब क्या था? अलग होता हूँ। व्हेन आई पार्टेड माय मदर, जब अपनी माँ से हम अलग हो जाते हैं, देयर वर टीयर्स इन माय आईज, तो मेरे आंखों में क्या हो जाती है? तो मेरे आंखों में आंसू थे उस टाइम। देयर वर टीयर्स इन माय आउस, जब हम अलग हुए थे तो मेरे आंखों में आंसू थे। अच्छा, यहाँ अलग किससे हो रहे थे? माँ से। और जब किसी से अलग होने का सेंस आता है तब हम लोग क्या लगाते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। तो वहां लगेगा फ्रॉम। ठीक है, अलग होने का सेंस है पार्टेड फ्रॉम। पार्टेड फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, है ना? जब कोई पर्सन से हम अलग हो ना तब अलग होना, पार्टेड फ्रॉम।
ये पर्सन के लिए है, ठीक है। और अगर यही चीज विथ अगर यहाँ लगा देते, हम यहाँ फ्रॉम इसलिए लगाए क्योंकि माँ है और माँ कोई पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कोई वस्तु होता ना, जैसे हम जब भी अपने बाइक से अलग होते हैं तो रोने लगते हैं, माई बाइक, या फिर कार, तब वहाँ पे पार्टेड विथ कर देते हैं, ठीक है। तब वहाँ करते हैं पार्टेड विथ, क्योंकि जब कोई चीज से अलग हो जाते हैं तब वहाँ हम करते हैं पार्टेड विथ। कोई व्यक्ति से अलग होते हैं तो पार्टेड फ्रॉम। यहाँ हो जाएगा कोई चीज से अलग होना, किसी चीज से। हम याद रखने का तरीका भी बता देंगे, आपको चिंता करने की एकदम जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी चीज से, है ना, थिंग ले देते हैं। अब यहाँ याद रखने के लिए एक सबसे अच्छा आसान तरीका है। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, रांची, फ्रॉम रांची टू पटना। आई एम गोइंग फ्रॉम रांची टू पटना, मैं रांची से पटना जा रहा हूँ। तो हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम। हम खाली याद रखने का तरीका बता रहे हैं। जा कौन रहा है, हम जा रहे हैं, हम क्या है, एक पर्सन है, तभी तो बोल रहे हैं आई एम गोइंग फ्रॉम रांची टू पटना। हम रांची से पटना जा रहे हैं, फ्रॉम बोल रहे हैं ना। तो हम जाना है कि आदमी रहे तो फ्रॉम का प्रयोग, क्यों, क्योंकि हम रांची से अलग हो रहे हैं इसलिए फ्रॉम। तो हम आदमी हैं और हम आदमी हैं तो अलग हो रहे हैं, और अलग हो रहे हैं तो हम फ्रॉम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो छूट के विथ, वो विथ कोई वस्तु के लिए आ जाएगा। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, ठीक है। तो पार्टेड फ्रॉम आदमी में और पार्टेड विथ वस्तु में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ ले। पार्टेड फ्रॉम होगा जब किसी पर्सन में अलग होंगे तब, और पार्टेड विथ जब किसी वस्तु से अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा किया है। हिज ब्रिलियंट सक्सेस, उसका बहुत मतलब बेहतरीन सक्सेस पर, इन द एग्जामिनेशन, किसमें, एग्जामिनेशन में। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम। अब अगर हम यहाँ से देखें, दो चीज इसमें होता है। दो चीज क्या है, आई कॉम्प्लीमेंटेड है, सबसे पहले ये जानना है कि कॉम्प्लीमेंटेड के साथ लगता कौन सा प्रीपोजिशन है। तो कॉम्प्लीमेंटेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑन, कॉम्प्लीमेंटेड, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। और अच्छा, एक कॉन्ग्रेचुलेशन भी होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को, तो उसको भी बोलते हैं ऑन, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक लिखे ना, कॉन्ग्राचुलेट, हाँ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट। अब ये जो कॉन्ग्रेचुलेट है, इसके साथ भी लगता है, ये छोड़ दिए गए, हाँ, इसके साथ भी लगता है ऑन। इसका मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक। और इसका मतलब होता है बधाई देना, बधाई देना, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंटेड के हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो ब्रिलियंट सक्सेस है उस पर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन, प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन, ठीक है। आगे बढ़े, हिंदी बता दे। मैंने परीक्षा में उसकी शानदार सफलता जो भी, ब्रिलियंट सक्सेस पर हम क्या किए, उसकी प्रशंसा की। अगर हाँ, या फिर बधाई दिए, दोनों में से कोई भी। अगर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट होता तो फिर यहाँ ऑन ही होता। मतलब यहाँ कोई भी वर्ड हो सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंटेड हो सकता है या तो कॉन्ग्रेचुलेट हो सकता है। दोनों मीनिंग सेम देगा, कि उसका शानदार सफलता पर हम बधाई दिए या फिर उसकी शानदार सफलता पर हम प्रशंसा की, है, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। आगे बढ़े, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन, प्रशंसा करना, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, बधाई देना। मैं परीक्षा में इसकी शानदार सफलता के लिए उसे बधाई दी। अब ऐसा नहीं कि सर वहाँ तो कॉम्प्लीमेंटेड था, अब हिंदी बधाई लिख दिए। दोनों हिंदी हो सकता है भाई, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्रशंसा करना ऊपर नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सी वर्स्ट द आर्ट ऑफ कुकिंग, सी वर्स्ट आर्ट ऑफ कुकिंग, ठीक है। मतलब वो आर्ट ऑफ कुकिंग, खाना वाना बनाने में वो क्या है, बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही बेहतरीन है वो। सी वर्स्ट, बहुत ही बेहतरीन है खाना बनाने में, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है सी वर्स्ट द आर्ट ऑफ कुकिंग, मतलब यहाँ जो वर्स्ट है
इसका जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है इन, वर्स्ट इन। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना किसी चीज में। जैसे हम लोग नहीं बोलते गुड एट, जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो गुड एट बोलते हैं, ठीक है। सी गुड एट द ड्राइंग, सी गुड एट द आर्ट ऑफ कुकिंग, ऐसा बोलते हैं ना। तो गुड एट, ये दोनों का जो मीनिंग होता है ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ तो खाना बनाने में बढ़िया है, ठीक है, तो खाना बनाने में बढ़िया है, तो यहाँ गुड होता तो एट लगाते, वर्स्ट है इसलिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है, याद रखना है। सी वर्स्ट इन, तो वर्स्ट इन एक्सपर्ट होना, वर्स्ट इन एक्सपर्ट होना। आप मेरे साथ अगर बोलिए 3-4 बार याद हो जाए। वर्स्ट इन एक्सपर्ट होना, वर्स्ट इन एक्सपर्ट होना, वर्स्ट इन एक्सपर्ट होना, वर्स्ट इन एक्सपर्ट होना, और गुड एट अच्छा होना, एक्सपर्ट होना। टी छोड़ दिए हैं, देखिए यही है मेरा स्पेलिंग, मतलब लेटर ही छोड़ देते, पिछले ई छोड़े अभी टी छोड़ा। आगे बढ़े। स्कूल में मार भी बहुत खाए हैं इसके लिए हम। जैसे मान लेते हैं हम लिखे, मान लेते हैं कि हमको स्पेलिंग बोल दिया गया लिखने के लिए कि भाई चलो लिखो, तो गुड का स्पेलिंग लिखो, तो हम जी डबल ओ गु लिख करके चल जाते हैं, डी छोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। अगर बोले चलो एक्सपर्ट लिखो, और अधिकतर लास्ट का लेटर छूट जाएगा, है ना, अधिकतर लास्ट, मतलब ज़्यादातर बोल रहे हैं कि लास्ट का लेटर ही छूट जाता है हमसे, ठीक है। सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, हड़बड़ी में नहीं होता है हमसे। वो खाना पकाने की कला में एक्सपर्ट थी। नेक्स्ट, आई एम वैक्स्ड, फिर यहाँ को गू पढ़ के निकल जाएगा, इसको मिटा दे इसको। नहीं बोलेगा कि मास्टर एक आई एक्स पर गू, एक्स पर गू फेंक के मारो, चटपट सरे मुंह में, सरपट सरे चाटेगी। आगे, आई एम वैक्स्ड माई सिस्टर्स अब्सेंस, आई एम वैक्स्ड। अच्छा, वैक्स मतलब क्या होता है, गुस्सा होना किसी से एकदम जोर से, है नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम वैक्स्ड। अब यहाँ माई सिस्टर्स किससे नाराज है, अपनी बहन के अब्सेंस से, अनुपस्थिति से। अभी यहाँ दो चीज होता है, अगर हम वैक्स्ड के साथ विथ भी लग सकते हैं और वैक्स्ड के साथ एट भी लगता है। जो हम पहले भी पढ़े थे ना, पार्टेड फॉर्म फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम के साथ क्या था, आदमी से अलग हो रहे थे, और पार्टेड विथ क्या हो रहा था, किसी चीज से अलग हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है ना, ये जस्ट अब यहाँ उसी तरह से याद रखना होगा। जैसे हम अगर लिखे, अगर हम लिखे वैक्स्ड, अरे क्या कलम नहीं चुन रहे ना, अगर हम लिखे वैक्स्ड, अगर इसके साथ हम प्रयोग कर लेते हैं विथ, वैक्स्ड विथ, तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी आदमी से गुस्सा है, ठीक है। जैसे एंग्री विथ से इसको हम याद रख सकते हैं, एंग्री विथ मतलब कोई आदमी से गुस्सा होना। तो वैक्स्ड विथ मतलब एंग्री विथ आया किसमें, आदमी वाला गुस्सा में, तो वैक्स्ड विथ मतलब गुस्सा ही होना होता है, आदमी वाला गुस्सा ही। जैसे एनॉयड विथ, क्या होता है, एनॉयड विथ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि गुस्सा होना ही होता है, गुस्सा होना, गुस्सा होना, लेकिन ये आदमी में होगा, ठीक है, व्यक्ति में होगा, पर्सन में होगा, पर्सन में होगा, ठीक है। अगर अगर यही चीज लगा वैक्स्ड एट, वैक्स्ड एट, एंग्री एट, एंग्री एट, और क्या होगा, एनॉयड एट, एनॉयड एट। ये जब आएगा तो किसी चीज पर गुस्सा होगा, गुस्सा होना ही होगा, गुस्सा होना, लेकिन होगा किस में, तो ये किसी वस्तु पर, थिंग पर, चीजें पर होगा, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ किस पर गुस्सा है वो देखिए, यहाँ है
आई एम वैक्स्ड माई सिस्टर्स absence। मैं अपनी बहन की अनुपस्थिति से नाराज हूँ। अच्छा, वो बहन से नाराज नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। वो बहन से नाराज नहीं है। आई एम वैक्स्ड माई सिस्टर्स, खाली ईला हट जाता, माई सिस्टर रहता, एपोस्ट्रोफी एस हटा देते, तो वो अपनी बहन से परेशान होता। लेकिन यहाँ उसकी अनुपस्थिति से परेशान है, बहन से नहीं। वो नहीं आती, उससे परेशान है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टर से गुस्सा होता तो विथ लगता, लेकिन सिस्टर से गुस्सा नहीं है। वो नहीं आती है, उस पर गुस्सा है। अगर बहन पर गुस्सा होता तो घर में जाके झोंटिया मार देता, पकड़ता बाल एकदम 4-5 बार घुराता, झोंटियाता और पटक कर मार देता। बहन से गुस्सा नहीं है, बहन नहीं जाती ना इसलिए गुस्सा है, नहीं आती इसलिए गुस्सा है। तो वो अब्सेंस पर गुस्सा है, यानी कोई चीज़ पे गुस्सा है, किसी चीज़ पे गुस्सा है। तो ये वेक्स्ड के साथ क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। ये समझना यहाँ ज़रूरी था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? एट। आगे बढ़े। आगे, एंग्री विथ, वैक्स्ड विथ, एनॉयड विथ, किसी आदमी से गुस्सा, और वैक्स्ड एट, एंग्री एट, एनॉयड एट, ये किसी चीज पर या किसी बात पर गुस्सा होना। ठीक है? सिस्टर से गुस्सा होते तो क्या लगता? विथ लगता। हम सारा कुछ लिख करके, हमको लिखने के टाइम याद इसलिए भी रहता है क्योंकि हम जब पीडीएफ बनाते हैं तो सारा हम ही तो बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो पूरा लिखते हैं ना, तो इसलिए याद रहता है। ठीक है? ऐसा टाइम में ये लोग मोटर चला देते हैं कि आवाज़ भी आता होगा, क्या करें, इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है हमको। He has not yet been reconciled, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। आगे, he has not yet been reconciled his wife। अब यहाँ लिखा हुआ है कि he has, फिर इसमें से क्या होता है ना कि he has not yet been reconciled his wife, मतलब उसकी जो पत्नी है, अब क्या है कि उसकी पत्नी के साथ अभी तक उसका समझौता क्या होता है? रिकॉन्साइल मतलब वही समझौता अभी तक नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया है। ठीक है? तो रिकॉन्सिल के साथ दो चीज लगता है, एक होता है विथ और एक होता है टू। ठीक है? रिकॉन्सिल के साथ एक होता है विथ और एक होता है रिकॉन्सिल के साथ टू। ठीक है? तो इसका मतलब होता है हमारा मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। और नीचे जो है रिकॉन्सिल टू, इसका मतलब होता है जैसे नहीं होता है अपने आप को किसी चीज में एडजस्ट कर लेना। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? नहीं बोलते कि अनुकूल, अडेप्ट, अडेप्ट कर लेना किसी चीज को, अपने आप को अडेप्ट करना, है ना? एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, अपने आप को अडेप्ट करना। ठीक है? अडेप्ट करना, या फिर लिख सकते हैं एडजस्ट करना। ठीक है? एडजस्ट करना, दोनों दोनों हो सकता है। ठीक है? रिकॉन्सिल टू और रिकॉन्सिल विथ। ठीक है? तो अब यहाँ आंसर क्या होगा? उसकी पत्नी के साथ उसका अभी तक क्या हो नहीं पाया है? मेल मिलाप हो ही नहीं पाया है ढंग से। कहने का मतलब यही तो है। मतलब वो अभी तक वो लोग क्या हुए हैं कि अपनी बीवी के साथ वो मतलब नहीं समझ पाया है अभी तक बीवी को। मेल मिलाप होना उसका हो ही नहीं पाया है अभी तक, तो वो बेचारा क्या करे? मेल मिलाप बीवी के साथ नहीं हुआ। अब ऐसा थोड़ी है अपने आप को ढाल लेना बीवी, 2 बर्तन धो देते हैं, और कुछ है का? ऐसा तो नहीं। वो बोल रहा है कि अभी तक मेल मिलाप नहीं हो पाया, भले शादी हो गई 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ हो पाया मेल मिलाप। तो रिकॉन्सिल के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। और विथ आ गया तो समझ जाना है क्या? आदमी में लगा देना भाई, आदमी में ही लगे, रिकॉन्सिल के साथ विथ लगा तो मेल मिलाप, याद रखना। रिकॉन्सिल विथ मेल मिलाप, रिकॉन्सिल विथ मेल मिलाप, और रिकॉन्सिल टू अपने आप को अडेप्ट करना, किसी चीज में ढाल लेना। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। आगे बढ़ ले? नहीं, आप बोले तो बढ़ ले। अरे बढ़ लेते। रिकॉन्सिल विथ मेल मिलाप और रिकॉन्सिल टू अपने आप को अडेप्ट करना, एडजस्ट करना। क्या हिंदी सीखे? उसकी अपनी पत्नी के साथ अभी तक समझौता नहीं हो पाया है, मेल मिलाप नहीं हो पाया। नेक्स्ट, एट लास्ट फेट स्माइल्ड। एट लास्ट फेट स्माइल्ड मतलब हिम एंड ही वाज सक्सेसफुल। आखिर में भाग्य उसका क्या कर दिया? फेट मतलब भाग्य होता है ना, साथ दिया भाई, आखिरी में साथ दिया, और वो आज सफल है। ठीक है? एट लास्ट फेट स्माइल्ड।
तो जितना दो चीज़ होता है, स्माइल के साथ हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि जितना हँसने वाला चीज़ होता है ना, उसमें सब में एट लगता है प्रीपोजिशन, स्माइल एट, लाफ एट। तो जो हँसने वाला है सब में एट लगता है, ठीक है। स्माइल एट, ठीक है, लाफ एट, ये हंसना होता है, ठीक है। या फिर एट लाफ भी बोल सकते हैं, स्माइल एट लाफ। लेकिन अगर स्माइल ऑन, देखिए कितना भयानक ऐसे खेलता है कि हम लोग खाली स्माइल एट पढ़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एट लास्ट फैट स्माइल्ड, मतलब हिम एंड ही वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ जो स्माइल्ड बोलता है हंसा, वो अपनी सक्सेसफुल पर हंसा। लेकिन जब हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे थे तो यहाँ निकल रहा था कि भागी ने उसका साथ दिया, फैट, भागी ने उसका साथ दिया। तो ये स्माइल ऑन का मतलब हो जाता है सपोर्ट करना या फिर ब्लेस करना, ठीक है। सपोर्ट करना मतलब मदद करना, सपोर्ट करना मतलब क्या, मदद करना, हिंदी लिख देते हैं मदद करना। या फिर क्या करना, ब्लेस, हिंदी लिख लीजिएगा, ब्लेस का मतलब अभिनंदन देना। एट लास्ट फेट स्माइल ऑन हिम, स्माइल ऑन तभी तो होगा कि उसका लास्ट में भागी ने मदद किया, स्माइल्ड ऑन। अच्छा, अपने एट लास्ट फेट स्माइल्ड अगर एट लगाते तो हिंदी क्या होगा, एट लास्ट फेट, लास्ट में भागी ने उसका हंसा, तब सक्सेसफुल। वो भागी हंसता है क्या भागी मदद किया ना उसका। तो एट लास्ट फेट स्माइल्ड ऑन हिम, उस पर, एंड ही वॉज सक्सेसफुल, मतलब लास्ट में उसका जो भागी ने साथ दिया, सपोर्ट किया, मदद किया, और वो आज क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। स्माइल देखते के साथ सब एट लगा करके खुश होता है, साला ये कैसे गलत है। उसके बाद हम लोग चैलेंज करते हैं एसएससी के पास, चैलेंज करने के बाद उसको सही भी कर देता, क्यों, क्योंकि 4-5 बच्चे चैलेंज किया, वो देखता नहीं सही है कि गलत है। 59। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब तो मोटर बंद कर दो यार, हई 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 गाड़ी चला रहा है। स्माइल ऑन ब्लेस ये सपोर्ट करना, स्माइल एट मतलब हंसना। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू, सॉरी, सो सॉरी, है ना। ये हम ना बहुत बार इस चीज़ को ना इतना बार हम बोले हैं पढ़ाते वक्त कि कोई भी चीज़ के साथ अगर टू आता है ना शटल में, तो बहुत बार इसको पढ़ाए थे, आई एन जी का प्रयोग करते हैं बहुत। जब हम पढ़ाते होंगे किसमें, डिजिटल बोर्ड में हम पढ़ा रहे थे, अभी तो हम दूर में हैं इसलिए तो हम अपना ये टैब में पढ़ा रहे हैं। नहीं तो जब हम अपने स्टूडियो में पढ़ा रहे होते हैं वो डिजिटल बोर्ड में, तो हम बहुत बार हटाते हैं। विथ अ व्यू टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, और क्या था, मतलब बहुत सारा था, अभी तो हम भूल गए हैं। प्रोन टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, और भी बहुत सारा था, ठीक है। उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, बहुत बार बोलते हैं, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, विथ अ व्यू टू, और क्या क्या था दिमाग में आ नहीं रहा है। विथ अ व्यू टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, एक था जो बहुत बार एग्जाम में पूछता था, है ना, तो याद नहीं आ रहा। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन, तो अब इसके साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन, अभी तो बताए, प्रोन टू, प्रोन टू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। लिख देंगे मीनिंग, किसी भी चीज से मतलब लत लग जाना जिसको बोलते हैं, तुरंत प्रभावित हो जाना। हिंदी नहीं लिखते, हम बता देते हैं ना, किसी भी चीज से आसानी से ग्रसित होना, ये अधिकतर ना ये लत लगने के सेंस में देता है, ठीक है। जैसे सिगरेट पीना, जल्दी लत लगेगा तो प्रोन टू हो जाएगा, शराब उराब में ऐसे, ठीक है। जैसे और भी होता है, जैसे खाली ये कि नहीं कि प्रोन टू का ही मतलब खाली ये होता है। प्रोन टू का मतलब किसी गलत चीज़ का लत लग जाना, मतलब आदी हो जाना किसी चीज़ का। वल्नरेबल टू, वल्नरेबल टू, सेंसिटिव टू, सेंसिटिव टू, ये सब का मतलब एक ही चीज़ होता है, मतलब किसी चीज़ से प्रभावित होना, लत लग जाना, लिख देते हैं प्रभावित हो जाना। या फिर लत लगना, कुछ गलत चीज़ का लत के ज़्यादा सेंस देता है ये, है ना, प्रभावित हो जाना। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सबको मीनिंग, ठीक है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में देंगे और बीमारी का खतरा रहता है, देंगे नहीं, है ना। घनी वाली
क्षेत्र में दंगे होगा, दंगे, इसको थोड़ा दंगे कर लीजिए, है ना, कि दंगे और बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, डोंट जंप, कहाँ उछलने की बात कर रहे हैं, मतलब कंक्लूजन, विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि डोंट जंप कंक्लूजन, बोल रहा कि पहले, सबसे पहले सोचो, पहले विदाउट गिविंग द ड्यू कंसिडरेशन, मतलब विचार करना, टू द फैक्ट, बोल रहा है कि सुनो, पहले बढ़िया से तुम विचार करो, है ना, विचार किए बिना किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचो, सीधा कहना है उसका, कि बिना विचार किए तुम कंक्लूजन मत निकालो भाई, ठीक है। डोंट जंप टू कंक्लूजन, तो जंप के साथ टू लगता है। जंप टू कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। जंप टू कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, ठीक है, निष्कर्ष निकालना, ये डोंट जंप टू कंक्लूजन, 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 मतलब निष्कर्ष निकालना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, जंप टू कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल, तथ्य पर विचार किए बिना किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। आगे, मिस्टर रोहित इज वेल नोन, जो रोहित है वो बहुत अच्छे से जाना जा रहा है, क्या जाना जाता है देखते हैं। हिज बेनोवलेंस, बेनोवलेंस का मतलब उदार होता है, अपनी उदारता के कारण वो बहुत अच्छे से जाना जाता है, ठीक है, तो रोहित इज वेल नोन। अब यहाँ दो चीज होता है, एक होता है नोन फॉर, एक होता है नोन टू, एक होता है नोन फॉर, एक होता है नोन टू। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, किसी के लिए जाने जाते हैं, जब आप किसी के लिए जाने जाते हैं, किसी के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक। और नोन टू का मतलब होता है किसी चीज को जानना, किसी चीज को जानना। यहाँ रोहित अपने क्या कर रहे हैं, उदारता के लिए जानना नहीं है, उदारता को जान नहीं रहा है, वो बोल रहे कि रोहित जो है वो उदारता के लिए जाना जाता है, बेनोवेलेंस के लिए जाना जाता है, तो जाना जाता है, जाना जाता है, तो इसके लिए नॉन फोर होना चाहिए फिर, अगर नॉन टू हो तो फिर जानना, ठीक है, तुम्हें जानना चाहिए ये चीज, तब नॉन टू, ठीक है। या फिर बोल देता कि रोहित को उदारता जानना चाहिए, है ना, तब वहां लग गया था क्या, टू। और अगर बोला है कि उदारता के लिए वो जाना जाता है, तब क्या लगेगा, फोर, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ कर देते रोहित ही, क्या बोलते हैं उसको, रोहित शुड नोन टू हिज बेनेवलेंस, कि उसे क्या करना चाहिए, उदारता को जानना चाहिए, ठीक है, नो नहीं, नो टू। नेक्स्ट, नोन फॉर, नोन टू, है ना, जब आप किसी के लिए जाने जाते हैं, और नो टू मतलब जानना। ही इज फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक, ही इज फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, ही इज फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, और इसका मतलब एक ही चीज होता है, शौकीन होना, है, किसी चीज का शौक होना, उसको बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज का शौकीन होना। क्या लिखा है, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक का क्या है, शौकीन है, क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन है। पहले टिक लगाए थे आंसर हम, नहीं लगाए थे ना, इसका होगा नॉन फॉर। बे, कहाँ जा रही है, यहीं रहो, आगे बढ़े। शौकीन होना, ठीक है, नॉन, सॉरी, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है, शौकीन, मीनिंग मतलब वो शास्त्रीय संगीत जो भी बोलिए, क्लासिकल म्यूजिक मतलब क्या होता है, शास्त्रीय ही तो होता है ना। नेक्स्ट, यहाँ उसका आंसर लिखा हुआ है, शौकीन होना, लगाव होना। 4 लाख मनी, 4 लाख मनी,
लैक ऑफ मतलब कमी होना, लैक ऑफ मतलब कमी होना, है ना, लैक ऑफ कमी होना। और एक और बताए कमी होने के सेंस में हम एक और बार दो बार लिख दिए थे, ये जो क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है, क्या था? दिमाग से तो निकल गया, अरे राजू। वांटिंग 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 ऑफ मतलब होता है कमी होना, दोनों का मतलब होता है। हाँ, वहाँ वांटिंग पूछा था सवाल में, फॉर लैक ऑफ मनी या फॉर वांटिंग ऑफ मनी, ठीक है। ही कुड नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर, आगे का वो पढ़ाई क्या है, कंटिन्यू नहीं कर सकता पैसे की कमी के कारण, ठीक है। लैगिंग ऑफ हो गया, वांटिंग ऑफ हो गया, ये सब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ, सिंगल ऑफ, ये नहीं डबल ऑफ नहीं, डबल ऑफ कीजिएगा तो आप ये ऑफ हो जाइएगा एग्जाम से। नेक्स्ट, आइस, ऐसा क्या क्वेश्चन बोल दिए? आई शैल डिस्पोज, आई शैल डिस्पोज माई ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर ये भी बताया हम पीछे जब हम क्वेश्चन कराए हैं ना, तो उसमें फिक्स प्रीपोजिशन कराए तो उसमें बताए थे। ये डिस्पोज के साथ हम क्या करें, माई ओल्ड फर्नीचर बाई न्यू वन, हम क्या करें कि पुरनका सबसे पहले हटाए और नया ना खरीद के आए, ठीक है। तो हम बताए थे कि डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, और इसका मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर उसे हटा देना, छुटकारा पाना या छुटकारा देना, जो भी है, खत्म कर देना भी लिख सकते हैं इसको, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, किसी चीज से बचना तो एक ही ऑफ होगा। तो आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन, ठीक है। मैं अपना पुराना फर्नीचर क्या करूँ, बेच कर नया खरीदूंगा, बच जगह भाई, बढ़िया है। डिस्पोज ऑफ बेचना, छुटकारा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मैं अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया। नेक्स्ट, बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्कस्टेड मटेरियल लाइफ, मटेरियल है ना, हाँ, मटेरियल लाइफ। अभी यहाँ अगर देखें तो ये लिखा हुआ है कि बीइंग स्पिरिचुअल मतलब नहीं होता, अध्यात्म होने के नाते ही इज डिस्कस्टेड, वो क्या करता है, डिस्कस्ट करता है मतलब घृणा करता है। तो डिस्कस्ट के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो लगता है विथ, डिस्कस्टेड विथ मैटेरियल लाइफ, क्या होता है, मैटेरियल लाइफ, मटेरियल, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्कस्टेड विथ मैटेरियल लाइफ, ठीक है। यानी अध्यात्म होने के कारण उसको मतलब भौतिक जीवन से उसको क्या लगता है, खराब लगता है, घिन लगता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वो घृणा करते हैं मटेरियल, मेरिट में क्या बोलते हैं उसको, मैरिटियल लाइफ, ठीक है। आगे बढ़े, इसका हिंदी थोड़ा देख ले क्या, कहीं मटेरियल नहीं है, डिस्कस्टिव आध्यात्मिक जीवन होने के कारण भौतिक जीवन से क्या है, घृणा करता, ठीक है, मैरिटियल होगा। आगे, माई एडवोकेट कैन नॉट कोप हेवी कोर्ट वर्क, यहाँ क्या लिखा है, माई एडवोकेट जो मेरा वकील है, कैन नॉट कोप हेवी कोर्ट वर्क, मतलब मेरा वकील जो है ना, वो भारी अदालत काम नहीं संभाल पाता, वो भारी काम नहीं संभाल पाता, इसका मतलब ये है। तो संभालना का इंग्लिश होता है कोप विथ, संभालना का मतलब क्या होता है, कोप विथ। अच्छा, कभी ना ये एग्जाम में एरर में ये दिया है, भाई क्या क्या हम लिख रहे हैं आज, हमको दिमाग में घसक गया क्या, कोप का स्पेलिंग लिख रहे कोम कम, अबे कोप विथ, कोप विथ, एग्जाम में क्या करते हैं, इसी को लिख देता है कोप, कोप अप विथ, ये लिख देता है, और जो कि क्या होता है, गलत। और ये अधिकतर लोग इसको सही करके आते हैं, कोप अप विथ, कोप अप विथ, कोप अप नहीं, कोप विथ, कोप विथ मतलब होता है संभालना, इसका मतलब होता है संभालना, ठीक है, सुलझाना,
ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, कोप विथ। और डील विथ मतलब भी होता है सुलझाना। डील विथ इसका मतलब भी होता है सुलझाना। ठीक है, निपटना। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोप अप विथ, होता नहीं है, कोप विथ होता है और डील विथ होता है। साहिल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड। अभी कॉन्ग्रेचुलेटेड आए थे तो हम बताए थे ना कि कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ क्या लगता है। एक था, क्या था वहाँ, कॉम्प्लीमेंट था, और एक कॉन्ग्रेचुलेट जो नीचे लिख दिए थे, तो उसके साथ बोले थे दोनों के साथ ऑन लगता है। दोनों का मीनिंग सेम है, या तो प्रशंसा देना या तो बधाई देना। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब क्या होता है, बधाई देना। और एक का था कॉम्प्लीमेंट ऑन। कॉम्प्लीमेंट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, दोनों का मतलब क्या था, बधाई देना। तो साहिल ने अपने दोस्त को क्या किया, उसकी सफलता पर बधाई दी। आगे बढ़े। कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देना है ना, ऑन होगा, यहाँ छूट गया होगा, यहाँ ऑन कर लीजिएगा। दोस्त दस्त, अरे दस्त नहीं, दोस्तों को होगा, है ना। थोड़ा सा हिंदी नहीं होता है, मतलब टाइप करने में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग तो समझ रहे हैं ही। माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट हर सक्सेस। मेरी जो बहन है ना, ये याद रखिएगा, कॉन्फिडेंट ऑन ना हो करके कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। ठीक है, भरोसा था, इसका मतलब ये होता है भरोसा होना या विश्वास होना। भरोसा होना या विश्वास होना। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। माई सिस्टर ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ, 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 ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भरोसा होना। मेरी बहन को अपनी सफलता पर हम हमेशा क्या रहता है, भरोसा रहता है। कॉन्फिडेंट ऑफ। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉन्फिडेंट ऑफ, भरोसा। मेरी बहन को अपनी सफलता पर भरोसा है। यू शुड नेवर काउंट, ये तो हमको लगता है कि ये दूसरा बार आया है काउंट, पिछले बार भी आया था। और काउंट मतलब हम बताए थे, दो तीन मीनिंग भी लिख दिए थे उसमें हम, कि काउंट मतलब क्या होता है। काउंट ऑन, काउंट ऑन क्या था इसका मतलब, भरोसा करना। आज ही शायद बताया हम, काउंट ऑन भरोसा करना। कहाँ गया, यही तो लग रहा है। हाँ, निर्भर होना, भरोसा करना। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन। काउंट ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, फॉल बैक ऑन और रेस्ट ऑन। ये सब का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना, भरोसा करना, ये सब मीनिंग होता है इसका। ठीक है, कहाँ गई आजा डार्लिंग, ये था ना। हाँ, तो उतना सारा लिखा हुआ था तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, भरोसा होना या फिर क्या करना, किसी चीज पर निर्भर होना। तो सब सेंटेंस के हिसाब से मतलब बदलता है। ठीक है, यहाँ है जैसे कि यहाँ मीनिंग क्या है कि यू शुड नेवर काउंट ऑन, मतलब आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अनरिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा मत रखो, निर्भर मत रहो। ठीक है, तो निर्भर होना, भरोसा करना, दोनों सेम मीनिंग निकल रहा है। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति पर आपको निर्भर नहीं होना पड़ेगा, या फिर अविश्वसनीय व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर निर्भर नहीं होना चाहिए। दोनों का मीनिंग तो सेम है। आगे बढ़े। भरोसा रखना या फिर किसी चीज पर निर्भर होना। निर्भर होना, निर्भर होना, वो सारा कुछ लिख देते इसलिए हम यहाँ डिटेल नहीं लिखे। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए, आपको कभी भी अविश्वसनीय व्यक्तियों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए या निर्भर नहीं करना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है फिक्स प्रीपोजिशन का, आपको बहुत अच्छे से और बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। 2025 का जितना भी एग्ज़ाम है, एसएससी का हो या भी कोई भी हो, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सारे का सारा एग्ज़ाम को इस पर पढ़ना है। इंग्लिश की वजह से एग्ज़ाम रुकना नहीं चाहिए, कोई भी सेल नौकरी।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एकदम सीजीएल का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है ना, तो बस एक नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी हो, ऐसा नहीं कि एसएससी में ही हो। आप बैंक में भी ले लें, चलेगा, आप रेलवे में भी ले लें। आप इंग्लिश का मेरा वीडियो मत देखिए रेलवे के लिए। आप रेलवे अगर पढ़ रहे हैं तो रेलवे का ही लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो देखिए एसएससी की तैयारी कीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि बस आप एक नौकरी ले लीजिए। स्टेट लेवल का ले लीजिए, सेंट्रल लेवल का ले लीजिए, कोई भी नौकरी, बस शुरू में एक ले लीजिए। बाद में फिर साला बड़ा के लिए जान लगाएँगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।